आपको लिए चलते हैं हरियाणा के जींद, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त एक रोड शो कर रहे हैं। हरियाणा को एक बड़ी सौगात मिली है। देश में पहली हाइड्रोजन ट्रेन को थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जींद में हरी झंडी दिखाई और इसे सोनीपत के लिए रवाना किया। 89 किलोमीटर का यह सफर 2 घंटे में तय किया जाएगा और पहली हाइड्रोजन ट्रेन है। ये ऐतिहासिक उपलब्धि इस लिहाज से भी कही जा सकती है क्योंकि अब भारत दुनिया का 5वां ऐसा देश बन गया है जहां पर हाइड्रोजन ट्रेन चल रही है। हरियाणा के जींद में हाइड्रोजन ट्रेन को देश को समर्पित करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त एक रोड शो कर रहे हैं। 2 राज्यों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा है जिसमें वो हरियाणा और पंजाब जाएंगे। पंजाब बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि पंजाब में आने वाले वक्त में चुनाव होने हैं और आज अपने इस दौरे से ऐन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो वक्तव्य दिया गया उसमें भी पंजाब का जिक्र किया गया था और कहा गया था कि पंजाब बीजेपी की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। और अब ये तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की, जींद में उनका रोड शो चल रहा है और वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सड़कों के दोनों तरफ आप देखेंगे भारी संख्या में लोग उनकी एक झलक पाने के लिए बेकरार नजर आ रहे हैं और पीएम मोदी सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए उनका काफिला आगे बढ़ रहा है। तो हरियाणा के जींद से आपने ये तस्वीरें देखी हैं। आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले फटाफट अंदाज में उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबरें आपको दिखाते हैं यूपी एक्सप्रेस में। चढ़ावा चोरी केस की जांच कर रही एसआईटी आज यूपी सरकार को फाइनल रिपोर्ट सौंपेगी। रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार सील बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट में इसे दाखिल करेगी। चढ़ावा चोरी के बीच ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने 10 दिनों का प्रायश्चित अनुष्ठान शुरू कराया है। विशेष अनुष्ठान में 70 वैदिक आचार्य शामिल हुए। शुद्धिकरण पूजन में भगवान से क्षमा याचना की जाएगी। यूपी के संभल में फिर चला प्रशासन का बुलडोजर। सरकारी जमीन पर बनी मजार और मदरसे को हटाया गया। गांव की जमीन को भी अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया। प्रशासन ने दावा किया है कि कोई आपत्ति पत्र नहीं आया है। यूपी के सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर में सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद को हटाने का निर्देश कोर्ट ने लगाया। करीब 6.5 करोड़ का जुर्माना। मस्जिद हटाने के लिए 30 दिनों की मोहलत दी गई। रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी में छात्रों के लिए लगाया गया सहायता कैंप। यूनिवर्सिटी परिसर में अवैध निर्माण के खिलाफ होने वाली कार्रवाई को लेकर छात्र परेशान न हो, इसीलिए यह हेल्प डेस्क लगाई गई। यूपी के रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी में आजम खान की पत्नी की पुलिस से बहस हो गई। कहा 15 दिन का समय हमारे पास है। यूनिवर्सिटी की 38 इमारतों को गिराए जाने का आदेश दिया गया। नोएडा के गार्डेनिया गेटवे सोसाइटी के फ्लैट के बेडरूम की छत से गिरा प्लास्टर, बाल बाल बचा शख्स। लोगों ने बिल्डिंग निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठाए। यूपी के बहराइच में घाघरा नदी के किनारे 11 साल के बच्चे को मगरमच्छ खींचकर ले गया। बच्चे का शव मिला। मगरमच्छ के हमले के बाद गांव वालों में दहशत। वाराणसी में घूस लेते पकड़ी गई महिला जीएसटी अधिकारी। फाइल निपटारे के नाम पर कारोबारी से मांगे थे 50,000 रुपए। यूपी के बुलंदशहर में 6 साल की बच्ची से रेप का अभियुक्त पुलिस एनकाउंटर में पकड़ा गया। तमंचा और बाइक भी बरामद की गई। और आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में आज सुबह स्कूल वैन के ट्रेन से टकराने से बड़ा हादसा हो गया जिसमें 2 बच्चों समेत 3 की मौत हो गई जबकि कई छात्र घायल हुए हैं। रेलवे की ओर से मृतकों के परिवार को 10-10 लाख के मुआवजे का ऐलान किया गया है। भीषण सड़क हादसे की तस्वीर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की है, जहां बरहमपुर इलाके में बच्चों को ले जा रही स्कूल वैन और ट्रेन में टक्कर हो गई। हादसे में कई बच्चे घायल हो गए। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने राहत और बचाव कार्य शुरू किया। वैन में फंसे छात्रों को बाहर निकाला। सभी घायलों को पहले कर्ण सुबर्न ब्लॉक अस्पताल पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल छात्रों को मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल उनका इलाज जारी है। घटना शुक्रवार सुबह 7 बजे की बताई जा रही है। दुर्घटना बरहमपुर पुलिस स्टेशन के कर्ण सुबरान रेल फाटक के पास हुई। जानकारी के मुताबिक रेलवे फाटक बंद नहीं होने की वजह से
वैन गुजर रही थी। इसी दौरान अचानक से ट्रेन आई और उसने स्कूल वैन को जोर से टक्कर मार दी। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और रेलवे के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने दुर्घटना की जांच शुरू कर दी है। हादसे की वजह से क्षेत्र में दहशत और शोक का माहौल है। और अब खबर यूपी के महोबा से, जहां पर एक स्कूल बस हादसे के शिकार हो गई। मामला लापरवाही का है, देखिए पूरी रिपोर्ट। तस्वीर उत्तर प्रदेश के महोबा की है, जहां पर देखा जा सकता है कि कैसे ये स्कूली बस हादसे का शिकार हो गई। छात्रों से भरी स्कूली बस अनियंत्रित होकर पुलिया में अटक गई। ग्रामीणों ने रेस्क्यू करके बच्चों को बस से सुरक्षित निकाला, जिससे मौके पर चीख पुकार मच गई। सबसे पहले खेतों में काम कर रहे ग्रामीणों ने तुरंत मदद की। इस स्कूली बस में 40 से ज्यादा छात्र सवार थे। आप सोचिए, अगर बस नीचे गिर जाती तो फिर कितना बड़ा हादसा हो सकता था। गनीमत रही कि हादसे में सभी बच्चे सुरक्षित बच गए, लेकिन घटना ने स्कूल प्रशासन की गंभीर लापरवाही उजागर की। आरोप है कि वसंत वैली स्कूल प्रबंधन छात्रों के जीवन से लगातार खिलवाड़ कर रहा है। स्कूल की तरफ से संचालित स्कूली वाहन का 3 दिन में यह दूसरा हादसा है। ड्राइवर्स की लापरवाही से अक्सर ऐसी दुर्घटनाएं सामने आ रही हैं। 3 दिन पहले भी स्कूली बस के पेड़ से टकराने से कई छात्र बाल बाल बचे थे। मामला महोबा के महोबकंठ थाना इलाके के बसंत वैली स्कूल का है। पुणे का केतन अग्रवाल हत्याकांड अब भी चर्चा में बना हुआ है। इसमें मंगेतर सिया गोयल पर केतन की हत्या का आरोप लगा है। अब केतन और सिया की रिंग सेरेमनी का वीडियो सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि रिंग सेरेमनी के दौरान दोनों काफी खुश नजर आ रहे हैं। केतन ने सिया को अंगूठी पहनाई, फिर प्रपोज किया और साथ ही दोनों झूमते गाते हुए भी देखे जा सकते हैं। बता दें कि महाराष्ट्र के पुणे में केतन अग्रवाल हत्याकांड काफी दिनों तक चर्चा में रहा था। केतन की शादी सिया गोयल से होने वाली थी, लेकिन शादी से पहले उसकी मौत हो गई। सिया क्यों मारा? सिया केतन की हत्या का आरोप उसकी मंगेतर सिया गोयल और उसके कथित प्रेमी चेतन चौधरी पर लगा। हत्या के आरोप में सिया गोयल और उसके प्रेमी फिलहाल जेल में हैं। 25 साल के केतन अग्रवाल की मौत 18 जून को लोहागढ़ किले से गिरने के कारण हो गई थी। हालांकि जब पुलिस ने पूरे मामले की जांच की तो यह मामला हत्या का निकला। केतन की शादी सिया गोयल से होने वाली थी। इस बीच केतन अग्रवाल हत्याकांड के अभियुक्त सिया गोयल के पिता से जुड़ी कंपनी बीजी गोयल एंड कंपनी पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। गुटखे की लत, जिसे अक्सर लोग मामूली आदत समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जब यही आदत रिश्तों में तनाव, विवाद और हिंसा का कारण बन जाए तो अंजाम कितना भयावह हो सकता है, इस रिपोर्ट में देखिए। राजस्थान के सिरोही में पत्नी की गुटखा खाने की आदत से परेशान पति ने उसकी हत्या कर दी। सिरोही में पूनम कंवर की हत्या के मामले में गिरफ्तार अभियुक्त पति गजेंद्र सिंह ने अपना जुर्म कबूल करते हुए पुलिस को बताया कि पत्नी से गुटखा खाने और हर वक्त पैसों की डिमांड को लेकर झगड़ा होता रहता था। पैसे नहीं भेजने पर ससुराल वालों से झगड़ा करती थी। इससे वो और गुस्सा और दुखी था। वो किसी भी तरह पत्नी से छुटकारा पाना चाहता था। इसके लिए उसने हत्या की प्लानिंग की। पत्नी को उदयपुर घुमाने लेकर गया। घर लौटते समय कार में उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और घर वालों को बताया कि उसे हार्ट अटैक आ गया। घर वालों को उसकी बनाई कहानी पर यकीन तो हो गया था, लेकिन अंतिम संस्कार की जैसे ही तैयारी हो रही थी, उससे पहले पुलिस को शक हो गया और हत्याकांड की पूरी साजिश सामने आ गई। कोयम्बटूर में इसका पत्नी से झगड़ा रहता था और आपस में पति पत्नी के विवाद से ये उसने इसको पत्नी को ठिकाने लगाने का प्लान बनाया और ज्ञानता से इससे जब पूछताछ की तो ये इसने सारी बात स्वीकार कर ली। और 21वीं सदी का दौर चल रहा है और आज भी खाप पंचायत न्याय का दम भर रही है और ऐलानिया फैसले सुना रही है। ताजा मामला राजस्थान के दौसा जिले का है और यहां पर क्या कुछ हुआ है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। दौसा जिले के रामगढ़ पचवाड़ा इलाके में लव मैरिज के एक चर्चित मामले में 84 गांव की खाप पंचायत का तुगलकी फरमान सामने आया। खाप पंचायत के पंचों ने लड़की से प्रेम विवाह करने वाले प्रेमी लड़के पर 21 लाख रुपए का जुर्माना ठोक दिया। वहीं लड़की ने खुद वीडियो जारी कर पूरी स्थिति साफ की है। लड़की का आरोप है कि पहले उसकी जबरन शादी कराई गई थी, लेकिन वो अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती। उसने खुद अपनी मर्जी से प्रेमी से लव मैरिज की है। उसने ससुराल पक्ष और पीहर पक्ष के लोगों से अपनी जान को खतरा बताते हुए पुलिस प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगाई। मेरे इतना कुछ बताने के बाद भी विकास मीना, मोतीलाल, पप्पूलाल, मोरपाल और लोरीराम द्वारा समाज इकट्ठा करके
हमें उठाने की और जान से मारने की साजिश रची जा रही है। मैं पुलिस प्रशासन से निवेदन करती हूँ, मेरे जीवन को इन लोगों से खतरा है, कृपया करके हम लोगों की सुरक्षा करें। पुलिस के मुताबिक सभी पहलुओं की जांच कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। बहरहाल ये मामला पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा उपचुनाव के बीच पूरे जिले में वाहनों की सघन चेकिंग हो रही है। चेकिंग के दौरान पुलिस ने 2 अलग अलग जगहों से कुल 36,19,000 रुपए नगद बरामद किए। दतिया में पहली कार्रवाई गोराघाट चेकिंग पॉइंट पर हुई, जहां पर स्कॉर्पियो से 21,19,000 रुपए, जबकि दूसरी कार्रवाई सेवढ़ा चुंगी क्षेत्र में एसपी मयूर खंडेलवाल की मौजूदगी में हुई, जहां होंडा अमेज कार से 15 लाख रुपए नगद मिले। दोनों मामलों में एफएसटी जांच में जुटी है। पुलिस के अनुसार गोराघाट चेकिंग पॉइंट पर MP 09ZD 9082 नंबर की स्कॉर्पियो की तलाशी के दौरान 21,19,000 रुपए बरामद हुए। बड़ी मात्रा में नकदी मिलने पर वाहन को कब्जे में लेकर मौके पर ही रकम की गिनती कराई गई और साथ ही दस्तावेजों की जांच शुरू की गई। इसी दौरान पुलिस अधीक्षक ने खुद से वढ़ा चुंगी इलाके में वाहन चेकिंग का निरीक्षण किया। चेकिंग के दौरान एक होंडा अमेज कार से 15 लाख रुपए नगद मिले। अधिकारियों का कहना है कि यदि नकदी को लेकर संतोषजनक दस्तावेज नहीं दिए गए तो निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। विधानसभा उपचुनाव को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से कराने के लिए जिले की सीमाओं और प्रमुख मार्गों पर वाहन चेकिंग अभियान लगातार जारी है। और उत्तर प्रदेश के संभल में आज अवैध इमामबाड़े और मजार पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है, जिसके लिए संभल प्रशासन ने अतिरिक्त सुरक्षा बल समेत राजस्व विभाग की कई टीमें बनाई हैं। ये रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम मौजूद है संभल के मुकर्रबपुर गांव में, जहां पर प्रशासन के द्वारा अवैध निर्माण को हटाया जा रहा है। आप देख सकते हैं मेरे ठीक सामने आपको इमामबाड़ा जो है वो नजर आएगा, जिस पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। आप देख सकते हैं जो शटर लगे हुए थे इमामबाड़ा के ठीक बाहर उन्हें हटाया जा रहा है और उसके ठीक साथ में एक मज़ार भी बनी हुई है। बताया जा रहा है कि ये सरकारी ज़मीन पर इमामबाड़ा और मज़ार बनी हुई थी, इसी के चलते प्रशासन ये कार्रवाई कर रहा है। यहाँ पर जो भी अवैध निर्माण किया गया है उसे हटाने का काम जो है वो जोरों शोरों पर चलता हुआ नजर आ रहा है। जानकारी के मुताबिक 2 जून को लेखपाल ने प्रशासन को जानकारी दी थी कि सरकारी ज़मीन पर इमामबाड़ा और मज़ार बनाई गई है, जिसके बाद प्रशासन की टीम ने आगे की जांच की और बाकायदा सार्वजनिक सूचना निकाली, लेकिन किसी ने भी इन चीज़ों को लेकर कोई भी दावा पेश नहीं किया। जिसके बाद कोर्ट के आदेश के बाद यहाँ पर जो कार्रवाई है वो बुलडोजर की जा रही है। देख सकते हैं तस्वीरों में कि मेरे ठीक सामने आपको ये मज़ार नज़र आएगी, इस पर भी प्रशासन का बुलडोजर है वो चलना है। और वहीं मुंबई के मीरा रोड इलाके में एक बड़ी अनहोनी हो गई है। मीरा रोड के JP नॉर्थ सोसाइटी में कंस्ट्रक्शन के काम में इस्तेमाल हो रही एक बड़ी क्रेन रिहायशी कॉम्प्लेक्स के अंदर जा गिरी। फिर क्या हुआ, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। मुंबई के मीरा रोड के पास JP नॉर्थ सोसाइटी में कंस्ट्रक्शन के काम में इस्तेमाल हो रही एक बड़ी क्रेन रिहायशी कॉम्प्लेक्स के अंदर आ गिरी। वहां खड़ी कई गाड़ियां पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और बड़े पैमाने पर बचाव अभियान शुरू किया गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक घटना में एक व्यक्ति की जान गई है। अधिकारियों ने अभी तक घायल या फंसे हुए लोगों की संख्या के बारे में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया। जानकारी के मुताबिक JP नॉर्थ कॉम्प्लेक्स में RERS बिल्डिंग का निर्माण कार्य चल रहा था। हमेशा की तरह गुरुवार शाम को मजदूरों और मशीनों के साथ काम हो रहा था। 11वीं मंजिल तक सामान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल की जा रही एक बड़ी क्रेन में अचानक खराबी आ गई और वो जमीन पर गिर गई। सड़क और गाड़ियों पर गिरने से जोरदार आवाज आई। क्रेन के विशाल आकार और वजन की वजह से नीचे खड़ी कई गाड़ियां पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। आसपास मौजूद लोग तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। बचाव कार्य शुरू हुआ। घायल व्यक्ति को तुरंत पास के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, जहां उसकी मौत हो गई। अजमेर में फिल्मी स्टाइल में बाइक से स्टंट करना एक युवक को भारी पड़ गया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए युवक को पकड़ लिया। राजस्थान के अजमेर शहर में ट्रैफिक नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाने का एक खतरनाक मामला सामने आया था, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे युवक ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करते हुए बाइक से स्टंट कर रहा है, खतरनाक तरीके से बाइक चला रहा है। स्टंटबाज युवक राम सेतु एलिवेटेड रोड पर बिना हेलमेट लगाए और दोनों हाथ छोड़कर बाइक को लहराते हुए स्टंट करता दिखा।
कभी युवक चलती बाइक पर खड़ा हो रहा है तो कभी जंप कर रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद युवक की पहचान बाइक के नंबर और साइबर सेल की मदद से की गई, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। दरअसल सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम पर अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए बाइक सवार ने इस स्टंट को अंजाम दिया था और इस स्टंट के चक्कर में दूसरे लोगों की जान को भी जोखिम में डाला। पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की। युवक ने बताया कि वो सोशल मीडिया फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहा था। पुलिस ने बाइक का रजिस्ट्रेशन रद्द करने के लिए आरटीओ को खत लिख दिया है। और महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में एक तेंदुए के रिहायशी घर में घुसने से अफरा तफरी मच गई। तेंदुए के हमले में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने तेंदुए को सुरक्षित रेस्क्यू किया। घटना नंदुरबार जिले के शहादा तहसील के होल मोहिदा गांव की है। जानकारी के मुताबिक कल शिकार की तलाश में एक तेंदुआ अचानक से घर में घुस गया। घर में काम कर रही वैशाली भामरे ने जैसे ही तेंदुए को देखा, उन्होंने तुरंत चारपाई पर खेल रहे अपने दोनों छोटे बच्चों को उठाया और घर से बाहर निकलने की कोशिश की। इसी दौरान तेंदुए ने उन पर हमला कर दिया। हमले में वैशाली भामरे के हाथ में गंभीर चोटें आई हैं, जबकि एक बच्चे की पीठ पर भी गंभीर चोट लगी। बच्चे को बचाने के लिए आगे आए एक दूसरे व्यक्ति पर भी तेंदुए ने हमला कर दिया, जिससे वो भी गंभीर तौर पर घायल हो गया। घायल होने के बाद वैशाली भामरे ने साहस का परिचय देते हुए किसी तरह से तेंदुए को घर के अंदर ही बंद कर दिया और तत्काल वन विभाग को सूचना दी। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। करीब 3 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद तेंदुए को सुरक्षित पकड़ लिया गया। सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल। और महाराष्ट्र में तेंदुए की खबर के बाद उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक बच्चे की मगरमच्छ के हमले में मौत हो गई। बच्चा हाथ पैर धोने के लिए नदी के किनारे गया था और इसी दौरान मगरमच्छ ने उस पर हमला कर लिया और उसको पानी के अंदर खींच ले गया। दिल दहला देने वाला वीडियो यूपी के बहराइच से सामने आया। 12 साल के बच्चे की मगरमच्छ के हमले में मौत हो गई। खबर यह है कि धान की रोपाई का काम खत्म करने के बाद बच्चा अपने चाचा के साथ घाघरा नदी पर हाथ धोने गया। इसी दौरान मगरमच्छ ने उस पर हमला कर दिया और जबड़े में दबोचकर पानी की ओर खींच लिया। चश्मदीदों के मुताबिक मगरमच्छ ने बच्चे को पकड़ते ही गहरे पानी की ओर खींचना शुरू कर दिया। बच्चा खुद को छुड़ाने के लिए लगातार हाथ पांव मारता रहा। उसके चाचा ने शोर मचाया, आसपास के लोगों को बुलाया। ग्रामीणों ने ईंट पत्थर फेंके, बचाने की कोशिश की, लेकिन मगरमच्छ ने बच्चे को नहीं छोड़ा। फिर गहरे पानी में ले जाकर निकल गया। घटना के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। प्रशासन ने वायरल वीडियो की पुष्टि कर दी है। लोगों ने प्रशासन से ऐसे हादसे को रोकने के लिए इलाके में निगरानी बढ़ाने की मांग की है। घटना की सूचना संबंधित अधिकारियों को दे दी गई है। खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के वर्धा में 12 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या के विरोध में लोगों ने प्रदर्शन किया। लोगों ने पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने की मांग की। मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें महाराष्ट्र के वर्धा जिले की हैं, जहां 12 साल की एक लड़की के साथ कथित रेप और हत्या को लेकर लोगों में भारी गुस्सा दिखा। लोगों ने पीड़ित को इंसाफ दिलाने के लिए नारेबाजी की। वर्धा में लड़की की उसके घर के अंदर पत्थर से हमला कर हत्या कर दी गई। पुलिस को शक है कि हत्या से पहले उसके साथ रेप भी किया गया। अभियुक्त की पहचान रोधा गांव के रहने वाले राहुल मडावी के रूप में हुई है। घटना की पुष्टि के लिए मेडिकल सलाह ली जा रही है। मामले की जांच के लिए 10 पुलिस अधिकारियों की एक टीम बनाई गई है। इस गुने में तपास के दरमियान आरोपी राहुल राजू मडावी रहनार रोठा, इस आरोपी का इस गुने में सहभाग निष्पन्न हुआ है। इसको इस गुने में अरेस्ट किया गया है। इस गुने का तपास एसडीपीओ वर्धा सिटी इनके नेतृत्व में विशेष तपास पथक इसका इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। आगे का तपास हमारा चालू है। पुलिस ने रेप और हत्या के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक अभियुक्त पीड़ित के घर के पास के खेत में मजदूरी का काम करता था और अक्सर उसके घर आता जाता रहता था। और वर्धा में नाबालिग से रेप के विरोध में प्रदर्शन अभी भी जारी है। अभियुक्त के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं लोग। इसे लेकर देखिए टीवी 9 संवाददाता जयप्रकाश सिंह की एक ग्राउंड रिपोर्ट। महाराष्ट्र के वर्धा जिले से एक सनसनीखेज खबर आई है जिसने सबका दिल झकझोर कर रख दिया है। पहले पुणे में और अब वर्धा जिले में एक नाबालिग बच्ची के साथ दुराचार किया गया है
और दुराचार करने वाला राहुल राजू मडावी, इसे वर्धा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक ये जो बच्ची है ये जिला परिषद के स्कूल में पढ़ती थी और राहुल राजू मडावी है वो कई दिनों से इस बच्ची पर नज़र बनाए हुए था। बच्ची के माता पिता खेत में काम करते थे और राजू भी जो है मडावी वो खेत में ही काम करता था, लेकिन बच्ची को उसने जबरन जो है वो खेत के पास ले गया, बच्ची के साथ में गलत कृत्य किया और उसके बाद पहचान मिटाने के लिए, क्योंकि बच्ची ने उसे देख लिया था, वो जानती थी कि यह अंकल जो है ये हमारे गांव के हैं और बच्ची का परिवार जो है रोठा से आया हुआ था, वर्धा के रोठा से आया हुआ था। उसने बच्ची की निर्मम पत्थरों से कुचल कर हत्या कर दी। और कोलकाता एयरपोर्ट मस्जिद विवाद को लेकर यह विवाद जारी है और बांक्रा मस्जिद के बाहर भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस के साथ केंद्रीय बलों की तैनाती कर दी गई है। मस्जिद में नमाज पढ़ने की मांग की जा रही थी। आज जमीयत के दफ्तर में नमाज पढ़ी गई है। तो तस्वीरें बांक्रा मस्जिद के बाहर है। पुलिस के साथ केंद्रीय बलों की भी तैनाती की गई है और इस मस्जिद पर फिलहाल नमाज पढ़ने की मांग की जा रही है। कोलकाता एयरपोर्ट में 136 साल पुराना जो मस्जिद है उसमें नमाज पढ़ना कोलकाता एयरपोर्ट के जो प्रशासन है उसने बंद कर दिया था। आज शुक्रवार है और इसीलिए उसके बस उल्टा तरफ बांक्रा का जो मस्जिद है वहाँ पे आज नमाज होने वाला है और इसके चलते यहाँ पे हेवी जो सेंट्रल फोर्स है डिप्लॉय किया गया है। ये जो जगह है ये सेंसिटिव बन चुकी है क्योंकि जो मस्जिद है वहाँ पे रनवे का एक्सटेंशन है और तृणमूल सरकार के समय ये मस्जिद को काफ़ी बार केंद्र सरकार ने हटाने की कोशिश की लेकिन वो हो नहीं पाया था और अब एयरपोर्ट के अंदर उस मस्जिद को घेरा गया है, उसको वहाँ से हटाने की बात किया जा रहा है क्योंकि रनवे एक्सटेंशन है और सिक्योरिटी पर्पस के लिए उसको किया जा रहा है। तो ये जो जगह है ये काफ़ी सेंसिटिव जगह बन चुकी है और इसीलिए इस जगह को यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए यहाँ पे सेंट्रल फोर्स को डिप्लॉय किया गया है और जब तक आज ये पूरा नमाज ख़त्म नहीं हो जाता तब तक यहाँ पे सेंट्रल फोर्स डिप्लॉय रहेंगे और 144 जो है वो यहाँ पे जारी किया गया है। और बांक्रा मस्जिद में रोक को लेकर मुस्लिम समाज के लोगों का क्या कहना है ये भी आपको सुना देते हैं। ये मस्जिद बहुत पुराना है। एयरपोर्ट से पहले मस्जिद है, कोई गोलमाल नहीं था अभी तक नहीं। 150 वर्ष इतिहास में आप लोग नमाज पढ़ने जाते थे? हाँ जाता है। अभी क्या दिक्कत, अब क्या आ रहा है? आज जो सिद्दीकुल्ला ने कहा वो तो नहीं है, नहीं देता है, क्या करें। सिद्दीकुल्ला चौधरी ने कहा कि इसको सिक्योरिटी रीजन से हटा रहे हैं। कोई नहीं है सिक्योरिटी का बात नहीं। सिक्योरिटी है उधर में टर्मिनल का, उधर में सोना लेके जाता है, अरेस्ट होता है, डुप्लीकेट काम करता है। कोई नहीं, मंदिर भी होता तो हम हटाते इसको। वो तो चेकिंग होता है इधर में। रनवे में एयरपोर्ट पे जो फ्लाइट होता है वो कोई असुविधा नहीं। नमाज तो पढ़ने का वक्त होगा से ये मस्जिद है, नमाज पढ़ेगा। और इस विवाद के बीच जमीयत के दफ्तर के पास आज नमाज अदा की गई। वहां से रविशंकर दत्ता की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस वक्त मैं हूं बांक्रा मस्जिद के अंदर और शुक्रवार की नमाज चल रही है। वितर्क तब शुरू हुआ जब कोलकाता एयरपोर्ट के अंदर जो 136 साल पुराना मस्जिद है, कोलकाता एयरपोर्ट जो है अथॉरिटी उन्होंने उसको हटाने की बात की। ये मसला कई सालों से चल रहा है। जब सिद्दीकुल्ला चौधरी पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री थे तब एयरपोर्ट अथॉरिटी ने उनको कहा था कि ये मस्जिद हटाया जाए क्योंकि ये सिक्योरिटी का एक मैटर हो सकता है। लेकिन वहाँ पर ये केस फिर सब जुडिस हो गई, फिर वो कोर्ट तक गए और उसके बाद जैसे ही बीजेपी का सरकार यहाँ पे आया तो एयरपोर्ट के अंदर वो जो मस्जिद है वहाँ पे नमाज पढ़ना बंद हो गया। और कल प्रशासन के तरफ से प्रशासन के सामने बांक्रा मस्जिद के तरफ से एक परमिशन मांगा गया था कि रास्ता जो है वहाँ पे नमाज पढ़ा जाए, लेकिन प्रशासन ने परमिशन नहीं दी और उसके बाद वहाँ पे आज सुबह से यहाँ पे काफ़ी हेवी सेंट्रल फोर्स डिप्लॉयड हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे नमाज का प्रिपरेशन चल रहा है और नमाज भी चल रही है। शुक्रवार की जो नमाज है इसके बाद सिद्दीकुल्ला चौधरी TV9
से एक्सक्लूसिवली बातचीत करेंगे। आप देख सकते हैं लोग अंदर यहाँ पे नमाज पढ़ रहे हैं और TV9 भारतवर्ष के कैमरे पे आप लोग एक्सक्लूसिवली देख सकते हैं ये नमाज यहाँ पे पढ़ा जा रहा है। इसके बाद यहाँ पे शायद एक छोटी सी प्रोटेस्ट होगी, लेकिन बाहर हेवी सेंट्रल फोर्स डिप्लॉयड है। सिद्दीकुल्लाह चौधरी जो कि ऊपर है वो नमाज के बाद TV9 से बातचीत करेंगे। लेकिन ये जो वितर्क छेड़ चुका है, जो यहाँ पे परमिशन मांगा गया था प्रशासन की तरफ से, वो नहीं दिया गया, सेंट्रल फोर्स डिप्लॉय किया गया और एयरपोर्ट के अंदर जो मस्जिद है उसको भी, वहाँ पे भी नमाज पढ़ना बंद हो चुका है। अब ये पूरा वितर्क जो है ये काफ़ी बड़ी हो चुकी है। एक तरफ एयरपोर्ट का डेवलपमेंट का बात जब किया जा रहा है, दूसरे तरफ यहाँ पे धर्म की बात यहाँ पे की जा रही है। तो आखिरकार ये मुद्दा कहाँ पर ख़त्म होगा ये तो कहना मुश्किल है। और महाराष्ट्र के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से राज्य भर में मिलावटी दूध के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। पिछले 24 घंटों में राज्य भर में 7 जगहों पर रेड करके FDA के अधिकारियों ने लाखों रुपए के मिलावटी दूध को जब्त किया है। छापेमारी का वीडियो मुंबई के मरीन लाइन की पारसी डेयरी फार्म का है। कथित लापरवाही के आरोप के बाद FSSAI ने डेयरी का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। जांच में खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता से जुड़ी कई गंभीर अनियमितताएं सामने आने के बाद ये कार्रवाई की गई। निरीक्षण के दौरान कई गंभीर खामियां सामने आई। इनमें कच्चे दूध के लिए सुरक्षित रॉ मिल्क रिसेप्शन डॉक का अभाव, कच्चे माल को सीधे जमीन पर रखना, उत्पादन क्षेत्र में गंदगी, बड़ी संख्या में मक्खियों की मौजूदगी, कीड़ों और चूहा रोधी व्यवस्था का अभाव, ETP एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट का ना होना जैसी खामियां सामने आई थी। कई खाद्य उत्पादों पर बेस्ट बिफोर, यूज बाय और डेट ऑफ एक्सपायरी जैसी अनिवार्य जानकारी को नहीं डालने के भी आरोप हैं। FDA ने महाराष्ट्र के अकोला जिले में भी प्रतिबंधित खाद्य पदार्थ बनाने वाली फैक्ट्री पर कार्रवाई कर 1 करोड़ 23 लाख का सामान जब्त किया है। अभियुक्तों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 और दूसरे कानूनों के तहत कानूनी कार्रवाई की जा रही है। और यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने बच्ची से रेप के अभियुक्त को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस की गिरफ्त में दिख रहे इस बदमाश पर 6 साल की बच्ची को अगवा कर रेप का आरोप है। पुलिस ने इसे मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। घायल अभियुक्त का इलाज चल रहा है। अभियुक्त के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस के मुताबिक मुखबिर से बच्ची के रेप के अभियुक्त की सिकंदराबाद रोड पर होने की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस टीम अलर्ट हो गई। गांव नत्थुगढ़ी गेट के पास संदिग्ध को आता देख पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया, लेकिन वो नहीं रुका और पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त घायल हो गया। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान गुलावठी थाना क्षेत्र के फजरुल्ला गांव के रहने वाले आमिर के रूप में हुई है। अभियुक्त के कब्जे से पुलिस ने अवैध तमंचा, कारतूस और बिना नंबर की बाइक बरामद की। सूचना पर तत्काल थाना पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस को देखकर भागने लगा। आगे रास्ता बंद होने के कारण खुद को पुलिस से घिरता देख उसने अवैध तमंचे से फायर किया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उस व्यक्ति के बाएं पैर में गोली लगी है, जिसे प्राथमिक उपचार के लिए चिकित्सालय भेज दिया गया है। और वहीं केदारनाथ यात्रा में लैंडस्लाइड की वजह से श्रद्धालुओं को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तेज बारिश के साथ पहाड़ से गिरे पत्थर और मलबे ने यात्रियों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बीच केदारनाथ यात्रा पर बड़ा संकट खड़ा हो गया। गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर कई स्थानों पर भारी भूस्खलन की चपेट में आकर गंभीर तौर पर यह मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे यात्रा को तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन गौरीकुंड गेट से ही श्रद्धालुओं को वापस लौटा रहा है और किसी भी यात्री को आगे जाने की अनुमति नहीं दी जा रही। बताया जा रहा है कि लगातार बारिश के कारण पहाड़ों से मलबा और बोल्डर गिरने का सिलसिला जारी है। पैदल मार्ग के कई हिस्सों में खतरा बना हुआ है, जिससे किसी भी समय स्थिति और गंभीर हो सकती है। प्रशासन, पुलिस, DDRF और संबंधित विभाग लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं और मार्ग को सुरक्षित करने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने सभी श्रद्धालुओं से अपील की है कि मौसम ठीक होने तक केदारनाथ यात्रा के लिए न निकलें। उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा पहली प्राथमिकता है और पैदल मार्ग पूरी तरह से सुरक्षित होने के बाद ही यात्रा दोबारा से शुरू की जाएगी। और देखिए, इस बीच बड़ी खबर आपको बताएं, देश की सबसे लंबी जल सुरंग पहुंचे हैं सीएम मोहन यादव। स्लिमनाबाद टनल का सीएम ने किया है निरीक्षण। TV9 से बोले सीएम मोहन यादव, किसान ही नहीं उद्योगों से लेकर आम लोगों को इससे फायदा होगा। लगभग 12 किलोमीटर लंबी सुरंग से नर्मदा का पानी
खेतों तक जाएगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, आज आप निरीक्षण करने पहुंचे हैं देश की सबसे बड़ी वाटर टनल, इसे आप कहेंगे। कितनी बड़ी सौगात ये सभी के लिए रहेगी, मध्य प्रदेश के लिए, किसानों का? ये हम सबका सौभाग्य है। आज बदलते दौर का भारत और बदलते दौर का मध्य प्रदेश खास करके जल को 140 फीट नीचे तक टनल बना करके असंभव से संभव करने वाले काम की तरफ आज हम खड़े हैं। हमारा जबलपुर का वो अंचल जिसमें बरगी से जहाँ जल लाया जाएगा 12 किलोमीटर दूर, लेकिन 1200 प्रकार की परेशानियाँ, ऐसे कठिन संकल्प को पूरा करके पूरा होते देखते जो आनंद आ रहा है वाकई अद्भुत है। कितना फायदा मिलेगा सर इससे किसानों को भी, क्योंकि सिंचाई के लिए किसान को नहीं, पूरे क्षेत्र को पीने का पानी, सिंचाई का पानी और खास करके उद्योग धंधों के लिए भी पानी मिलेगा। ये पूरा हमारा अलग अलग क्षेत्र का बहुत अद्भुत प्राकृतिक समृद्ध इलाका है। पन्ना, सतना, कटनी, मैहर, रीवा, ऐसे पूरे बेल्ट में 2.5 लाख से ज़्यादा किसानों की सिंचाई का रकबा का लाभ मिलेगा और पीने के पानी कटनी सहित कई गांवों के अंदर मिलने वाला है। और उसी प्रकार से हमारे उद्योग जितने हैं उनको पानी की पर्याप्त उपलब्धता रहेगी। और इस वक्त की बड़ी खबर, पीएम सीएम को हटाने वाले संविधान संशोधन बिल में देरी हो सकती है, क्योंकि जेपीसी की रिपोर्ट में देरी की आशंका है। खबर है कि जेपीसी अभी इस पर और चर्चा के लिए वक्त चाहती है, यानी इस पर अभी और ज्यादा चर्चा की जरूरत है। जेपीसी की बैठक में आज गृह सचिव के अलावा कानून मंत्रालय ने सवालों के जवाब दिए। आज जेपीसी की रिपोर्ट अडॉप्ट होनी थी, लेकिन अब जानकारी यह मिल रही है कि अभी इसमें और ज्यादा वक्त लग सकता है। दरअसल जेपीसी अभी इस पर और चर्चा चाहती है। आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद, एक तरफ इस पर राजनीतिक दबाव बनाने की भी कोशिश हो रही है, विवाद भी हो रहा है इस बिल को लेकर, और अब जानकारी यह मिल रही है कि जेपीसी खुद अभी इस पर और चर्चा चाहती है। क्या होता आप देख रहे हैं? देखिए, पिछले सत्र में सरकार एक बिल लाई थी जिसमें कहा गया था कि 30 दिनों तक लगातार कोई पीएम, सीएम या फिर कोई मंत्री लगातार 30 दिनों तक जेल में रहता है तो 31वें दिन ऑटोमेटिक उसका मंत्री पद चला जाएगा और एक उसके खिलाफ केस चलेगा और नॉर्मल उसका जो प्रोसेस होगा उसको फॉलो किया जाएगा। लेकिन विपक्ष ने तब इसका विरोध किया था, जिसके बाद सरकार ने इसको जेपीसी को भेजा था और उस जेपीसी की मीटिंग लगभग पूरी हो चुकी है, कई बैठकें उसकी हुई और पिछली जो बैठक थी जेपीसी की उसने इसकी ड्राफ्ट रिपोर्ट सर्कुलेट भी कर दी सदस्यों को और आज अंतिम बैठक थी जेपीसी की जिसमें इसकी फाइनल रिपोर्ट को आज अडॉप्ट करना था। लेकिन आज की बैठक में सदस्यों की तरफ से कहा गया कि हमें 2-3 बैठकें और करनी है, जिसके बाद अभी समिति ने तय किया कि अभी कुछ और बैठकें किया जाए। ठीक है आनंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जेल से कोई सरकार ना चला पाए ये प्रावधान करने की कोशिश की गई है। 30 दिन तक अगर कोई जेल में रह रहा है, चाहे वो पीएम हो, सीएम हो, तो फिर उसकी कुर्सी चली जाएगी। इस प्रावधान को लेकर बहुत सारे सवाल हैं, अभी लगता है कुछ वक्त और लगेगा।